देखो अपन अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र, जिसको हमने क्या नाम दिया है, सेवा क्षेत्र के बारे में पढ़ना चालू किया था। सर्विस सेक्टर, अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र हमने अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र मतलब कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं और अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र को सर्विस सेक्टर कहते हैं। कृषि तो अपन समझ ही रहे हैं कि कृषि में क्या होता है, कृषि और संबद्ध सेवाएं, कृषि पशुपालन, ये सब प्राथमिक क्षेत्र। द्वितीय के अंतर्गत क्या आ रहा है, इंडस्ट्रीज हमारी आ रही है। तृतीय के अंतर्गत सेवा है। अब सवाल ये है कि सेवा सेक्टर होता क्या है। अब देखो, चाहे तुम प्राथमिक क्षेत्र की बात करो, द्वितीय क्षेत्र की बात करो, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र दोनों में भी ये सेवा सेक्टर सम्मिलित है। मतलब इस क्षेत्र के अंतर्गत किसी वस्तु का उत्पादन नहीं। जैसे हम कृषि में देखते हैं तो कृषि में हमने देखा क्या है, फसलों का उत्पादन शामिल है, पशुपालन शामिल है, तो दुग्ध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन, प्रोडक्शन किया जा रहा है। इंडस्ट्रीज में तो हम देख ही रहे, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, विनिर्माण सामग्री है, अन्य चीजें हैं, उन सब का उत्पादन किया जाता है। तो मतलब देखो, प्राथमिक और द्वितीय दोनों ही क्षेत्र में किसी न किसी वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। जबकि ये जो तृतीय क्षेत्र है, इनमें किसी भी वस्तु का ना तो उत्पादन कार्य होता है, ना निर्माण कार्य होता है, ना विभिन्न प्रकार के कोई विनिर्माण कार्य होता है। केवल इस सेक्टर में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं। अब देखो, विभिन्न प्रकार की सेवाएं सर्विसेज, जिस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं उसे सर्विस सेक्टर कहते हैं। विभिन्न प्रकार की सेवाओं से मतलब क्या है, कोई भी सेवा हो सकती है आपकी। दूरसंचार सेवा है, होटल है, रेस्टोरेंट है, और भी किसी भी सेक्टर में या किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए यदि कोई सेवा की जरूरत होती है तो उस सबको हम क्या है, सेवा सेक्टर के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। दूरसंचार है, रेस्टोरेंट है, बैंक है, बीमा है, सॉफ्टवेयर सेवाएं हैं। अब देखो, अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के अंतर्गत हम समस्त प्रकार की सेवाओं को शामिल करके उसको एक अलग सेक्टर दे रहे हैं, तो सर्विस सेक्टर कहते हैं। लेकिन ये सर्विस सेक्टर आपको द्वितीयक में भी दिखाई देगा। जैसे हम देखें कि कार का निर्माण करना, ये इंडस्ट्रीज द्वितीय क्षेत्र की हिस्सेदारी के अंतर्गत आता है। लेकिन अब कार के निर्माण में केवल उत्पादन नहीं, इस कार के निर्माण में विभिन्न प्रकार की सेवाओं की भी आवश्यकता होती है। जैसे कार का डिजाइन तैयार करना, ये सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आएगा। का आजकल तो कार भी, जिसको कहना चाहिए, धीरे धीरे एआई पे शिफ्ट कर रही है। तो इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर सेवाओं की जरूरत पड़ेगी। कार की उत्पादन से, बिक्री से, सबसे लेके आपको बैंक और बीमा की भी आवश्यकता पड़ेगी। तो समझ रहे हैं ना, मतलब ये अकेला नहीं है, निर्माण विनिर्माण के लिए आजकल सेवाओं की भी आवश्यकता हो रही है। तो आप मतलब क्या है कि किसी भी सेक्टर को अलग अलग नहीं कर सकते कि पूरा एक आइसोलेटेड है, सब आपस में मिले हुए। तो सर्विस सेक्टर क्या है कि जिसमें विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाती हैं, उस क्षेत्र को सर्विस क्षेत्र कहते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि सेवाओं के तीन प्रकार देखे थे। तीन प्रकार की सेवाएं मोटे तौर पर प्रदान की जाती है। तीन प्रकार की सेवाएं मोटे तौर पर प्रदान की जाती है। एक को हमने कहा था उत्पादक सेवाएं, उत्पादक सेवाएं। दूसरे को कहा था उपभोक्ता सेवाएं, उत्पादक सेवाएं, उपभोक्ता सेवाएं। और तीसरा है सामुदायिक सेवाएं, सामुदायिक सेवाएं। तीन टाइप की सेवाएं हैं, या हम जो सेवाओं को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। नाम से क्लियर है, उत्पादक सेवाएं ऐसी सेवाएं होती हैं जिनसे उत्पादन में वृद्धि होती है या जो उत्पादन को बढ़ाए, जो उत्पादन को बढ़ाए। अब देखो, उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या है, आपको आधारभूत संरचना चाहिए, तो वो भी सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आ जाएगा। आपको बैंक चाहिए, आपको बीमा चाहिए, आपको संचार चाहिए, आपको परिवहन चाहिए, ये सब उत्पादक सेवाएं हैं। परिवहन,
संचार, बैंकिंग, बीमा, सब उत्पादक सेवाएं। फिर दूसरी होती है उपभोक्ता सेवाएं। उपभोक्ता सेवाएं मतलब क्या है, जो सीधे उपभोक्ता के लिए उपयोग के लिए बनाई जा रही है। जैसे आपका रियल एस्टेट बिजनेस है, जो घर बनाने वाला सेक्टर है, वो तो उपभोक्ताओं के लिए ही है। तो ऐसी सेवाओं को उपभोक्ता सेवाएं कहते हैं। और भी बहुत कुछ हो सकता है, रेस्टोरेंट है, होटल है, सिनेमा है, सब उपभोक्ता सेवाओं के अंतर्गत आती है। फिर तीसरी कैटेगरी भी देखी है, जिसको क्या कह रहे हैं, सामुदायिक सेवाएं। हेल्थ, एजुकेशन, पेयजल, पेयजल, ये तीनों ही सामुदायिक सेवाओं के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया था कि सेवाओं के अलग अलग प्रकार। फिर हमने क्या देखा था कि सेवा क्षेत्र का महत्व या योगदान भारतीय अर्थव्यवस्था में। महत्व, योगदान, भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का महत्व या योगदान, बात एक ही है। देखो, पहले तो एक चीज हमने क्या बता दी थी कि जो अर्थव्यवस्था है, भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 जीवीए में, जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान 54% है। पहले बिंदु पॉइंट में ही आप बता दोगे कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में भारत के सकल मूल्य वर्धन में सेवा क्षेत्र का योगदान 54%। समझ रहे ना, कि जो भी हमारा मूल्य वर्धन हो रहा है उसका 54%, आधे से अधिक कहां से उत्पादित हो रहा है, सेवा सेक्टर से। तो देखो, ये अपने आप अर्थव्यवस्था में योगदान दे रहा है कि जीएवी हमारा 54% का योगदान कर रहा है। यदि अपन कुछ राज्यों में देखें, यही जीएवी में यदि राज्यों का डाटा देखें, कुछ राज्यों का डाटा देखें, तो हमको दिखाई देगा कि 8 राज्यों के जीएवी में, 8 राज्यों के जीवीए, 2020-21 का डाटा है, 8 राज्यों के जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान 60% है। 8 राज्यों में जीवीए में 60% योगदान है। चंडीगढ़ और दिल्ली की स्पेशल बात करें, चंडीगढ़, दिल्ली, इन दो राज्यों के जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान 85% है। सेवा क्षेत्र का योगदान 85% है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट क्या आपने बता दिया, योगदान में बता दिया कि भाई जो जीवीए में हिस्सेदारी है सर्विस सेक्टर की, वो कितनी है। राज्यों का वो डाटा बता दिया कि 8 राज्य 60% से अधिक जीवीए में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी दिखाते हैं। दूसरा, इसमें आप, ये तो अर्थव्यवस्था में सीधे योगदान है। दूसरा इसमें पॉइंट क्या बता सकते हैं, रोजगार। रोजगार, और देखो रोजगार का जो डाटा है कि वर्तमान में जो सेवा क्षेत्र की, सेवा क्षेत्र में अर्थव्यवस्था में जो रोजगार जनरेशन हो रहा है वो 34%। मतलब 34, जो टोटल रोजगार है उसका 34% कहां से आ रहा है, सर्विस सेक्टर से आ रहा है। अब देखो, लेकिन इस रोजगार वाले पॉइंट में एक नेगेटिव पॉइंट भी है। अपन जब आलोचना करेंगे तब आप ध्यान में रखना इसको, कि देखो 1990-91 का डाटा देखें, यदि 90-91 का डाटा है, उस समय 24% रोजगार सर्विस सेक्टर से आ रहा था, 24.4%। और अभी कितना आ रहा है, 34%। जबकि 1990-91 में सर्विस सेक्टर भारत का बिल्कुल विकसित नहीं। यदि हम पूरे विश्व का डाटा देखें तो ज्यादातर देशों में जो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, वहां पर
50% रोजगार, ये वैश्विक डाटा है, एक वैश्विक एवरेज निकाला गया है कि जो सर्विस बेस्ड इकोनॉमी है, कि जिनके जीवीए में उन्होंने कहा कि 50% से ज्यादा हिस्सेदारी सर्विस सेक्टर दे रहा है, मतलब एक सर्विस बेस्ड इकोनॉमी हो गई। उस सर्विस बेस्ड इकोनॉमी में देखो, जब जीएवी में 50%, तो रोजगार भी 50% सृजन करना चाहिए, लेकिन भारत में कितना सृजन हो रहा है? केवल 34%। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट जब अपन आलोचना करेंगे तब ध्यान में रखना। बाकी ये डाटा आप याद रखोगे जब आप योगदान बताओगे कि 34% रोजगार का सृजन सेवा सेक्टर से हो रहा है। तीसरी बात इसके योगदान में बता देंगे क्या? निवेश के संदर्भ में। निवेश, जहां तक देखो निवेश की बात है, हमारा जो एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसका 80% सर्विस सेक्टर में आता है। इसका 80% सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। समझ रहे हैं ना? भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने में सेवा क्षेत्र सबसे आगे है। होटल, बैंक, बीमा, पर्यटन, हेल्थ, ये सब सेक्टर हैं जो है। जबकि देखो हम मेक इन इंडिया में एफडीआई का आह्वान कर रहे हैं कि एफडीआई आए और यहाँ पर प्लांट लगे, लेकिन आप देख रहे हो कि 80% कहाँ आ रहा है? सर्विस सेक्टर में। केवल 20% ही पहुंच रहा है मैन्युफैक्चर। कृषि में तो कोई पहुंचेगा ही नहीं, कृषि में तो एफडीआई कोई पहुंचेगा ही नहीं, ज्यादातर इन्हीं सेक्टर में पहुंच रहा है। चौथा, यदि हम ट्रेड की बात करें, व्यापार, तो देखो जो भारत है वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में, वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में, वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में प्रथम 10 देशों में शामिल, प्रथम 10 देशों में शामिल है। भारत वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में प्रथम 10 देशों में शामिल, टॉप 10 कंट्री में भारत अपना नाम दर्ज करा लिया है सेवाओं के निर्यात में। विश्व सेवा निर्यात में, जो टोटल सेवाओं का आयात निर्यात होता है, विश्व सेवा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3.5%। मतलब पूरी दुनिया में जो सेवाओं का निर्यात होता है, अकेला 3.5% को निर्यात कर रहा है भारत। ठीक है ना? और देखो पहले ही बताया कि ये हमारे व्यापार घाटे को कम करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। कौन? सेवा निर्यात। हमारा व्यापार घाटा, देखो यदि एक डाटा मैं बताऊं, जैसे हमारा वस्तुगत व्यापार घाटा, हमारा वस्तुगत व्यापार घटा अभी 2023 जून 2022 पे जो आंकड़ा आया है लास्ट ईयर का, उसके अनुसार भारत का टोटल वस्तुगत निर्यात जो ट्रेड डेफिसिट है हमारा, वो लगभग लगभग 57 अरब डॉलर टोटल ये। लेकिन जब इसमें सेवाओं को हम शामिल कर लेते हैं, मतलब वस्तु और सेवाओं का आयात निर्यात का प्लस माइनस करके देते हैं, तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट हो जाता है वो केवल 22 अरब डॉलर हो जाता है। मतलब क्या है? हमारा जो ट्रेड डेफिसिट कम करने में इस सेवा सेक्टर की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि पहले बताया कि भारत दुनिया के टॉप 10 देशों में है सेवा निर्यातक। मतलब हम सेवा का निर्यात ज्यादा करते हैं, सेवा का आयात बहुत कम करते हैं। तो वस्तुगत में जो इम्बैलेंस हुआ है उसको हम ठीक कर लेते हैं। ठीक है ना? तो ये भी बता सकते हो कि व्यापार घाटे को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका है।
यदि कुल निर्यात की बात करें कि भारत जो टोटल निर्यात करता है, कुल निर्यात में, कुल निर्यात में सेवा क्षेत्र का हिस्सा 48%। मतलब भारत टोटल जो एक्सपोर्ट कर रहा है उसमें 48% क्या है, सर्विस सेक्टर की हिस्सेदारी है। ठीक है, तो देखो ये इन डाटा के माध्यम से आप सर्विस सेक्टर के योगदान को बता सकते हो कि सर्विस सेक्टर ने कितना योगदान दिया है भारत की अर्थव्यवस्था में। बाकी देखो यदि महत्व बताना है तो महत्व के अपन ने तो परसों जो पॉइंट देखे थे वही है। पॉइंट क्या है कि इसके सेवा क्षेत्र के विकास से भारत में ये क्या है, औद्योगिकीकरण में मदद करता है। औद्योगिकीकरण में मदद करता है। बताया था परिवहन, संचार, बैंक, बीमा, ये सब क्या है, बिजली, ये सब औद्योगिकीकरण को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ फिर क्या है, ये कृषि विस्तार में भी सहायक है। कृषि विस्तार में सहायक, परिवहन संचार की सुविधा होगी, फूड चेन का डेवलपमेंट होगा, सप्लाई चेन डेवलप होगी, तो निश्चित रूप से क्या है, कृषि को भी विस्तार होगा। फिर ये क्या है, क्षेत्रीय असंतुलन को भी दूर करता है। क्षेत्रीय असंतुलन, क्षेत्रीय असंतुलन को भी दूर करता है। परिवहन, संचार, सेवा, बैंक, बीमा, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब क्या है, जो क्षेत्रीय असंतुलन है, खासकर जो औद्योगिकरण के कारण क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ जाता है, उसको ये दूर करने में मदद करता है। ये एक बाजार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बाजार का विकास करता है, रोजगार का सृजन करता है, रोजगार का सृजन करता है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार वाणिज्य में वृद्धि करता है, व्यापार वाणिज्य में वृद्धि करता है। तो ये इसका कुछ अर्थव्यवस्था में कुछ बिंदुओं में महत्व। तो योगदान पूछे तो आप सीधे डाटा के माध्यम से 5-6 पॉइंट बता देना। महत्व में भी वही सब बिंदु हैं, थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखना है, बात लगभग लगभग एक ही है। तो देखो ये अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र के योगदान में महत्व की हमने चर्चा करी। और देखो पहले भी बताया कि किसी भी अर्थव्यवस्था का सामान्य ये हाल होता है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होते जाती है, उस देश की टोटल जीडीपी में या जीवीए में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ते जाती है। हम भारत के संदर्भ में भी देखें तो ये बात कह सकते हैं कि भारत के देखो जीवीए में 54% की हिस्सेदारी सेवा क्षेत्र की है। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था जैसे जैसे विकसित हो रही है, उसकी कुल जीडीपी या जीवीए में सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी बढ़ती जा रही है। लेकिन पहले एक बात बताया कि जो अर्थव्यवस्था का विकास क्रम है प्राथमिक, द्वितीयक और फिर तृतीयक होता है। मतलब प्राथमिक क्षेत्र पर्याप्त विकसित हो चुका होता है तब द्वितीयक क्षेत्र विकसित होता है, और द्वितीयक क्षेत्र जब पर्याप्त विकसित होता है तो फिर तृतीयक क्षेत्र का विकास किसी भी इकोनॉमी में होता है। लेकिन भारत में क्या हुआ, प्राथमिक क्षेत्र तो विकसित हुआ लेकिन द्वितीयक क्षेत्र उस अनुपात में विकसित नहीं हुआ, और तृतीयक क्षेत्र ने एकदम से बूम आ गया। मतलब समझ रहे हैं ना कि कृषि एवं संबंध क्षेत्र विकसित होता है, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र विकास करना चालू करता है। औद्योगिक क्षेत्र अपना विकास कर रहा है धीरे 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 धीरे, अचानक से सर्विस सेक्टर ऐसा विकास कर जाता है। मतलब हमारा औद्योगिक विकास उस अनुपात में नहीं हो पाया। मतलब हम अपना औद्योगिक विकास कर ही रहे थे आजादी के बाद, धीरे धीरे उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव, लेकिन सर्विस सेक्टर ऐसा, ये कृषि है, कृषि को भी पीछे छोड़ दिया और अर्थव्यवस्था में हम सर्विस बेस्ड इकोनॉमी बन गए। तो सवाल यही है, ऐसा क्यों हुआ? भारत में सर्विस सेक्टर के बूम के क्या कारण हैं? मतलब क्वेश्चन आपसे इसे ही आएगा कि भारत में सेवा क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में समृद्धि के कारण, समृद्धि के
कारण, ग्रोथ के कारण क्या है? तो पहले बताया ग्रोथ बहुत रैपिडली हुआ, ठीक है ना, मतलब भारत प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र से निकलकर सीधे तृतीयक क्षेत्र में कूद गया, और तृतीयक क्षेत्र बहुत तेजी से विकसित होता है। और देखो विकास का बता दिया कि भारत दुनिया के 10 सबसे बड़े सर्विस निर्यातक देशों में से है। भारत जो टोटल निर्यात करता है उसका 48% सर्विस सेक्टर से आता है। भारत में आने वाला एफडीआई का 80% सर्विस सेक्टर में आ रहा है। सब कुछ तो हमारा सर्विस सेक्टर ही है। मतलब हम यदि जो कुछ भी कर रहे हैं वो केवल सेवा क्षेत्र के माध्यम से ही कर रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्र तो कुछ है नहीं हमारा, उत्पादन तो बहुत है लेकिन हमारी खपत बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पे भी हम कोई खास निर्यात कर नहीं पा रहे हैं। गेहूं चावल थोड़ी बहुत मात्रा में निर्यात करते हैं, अभी तो उस पर भी प्रतिबंध लग गया है, उसमें भी आयात करना पड़ता है हमको प्राथमिक क्षेत्र की कुछ वस्तुएं। पहले बताया दलहन तिलहन का उत्पादन कम है तो दलहन तिलहन का उत्पादन करना पड़ता है। सेकेंडरी सेक्टर की हिस्सेदारी आपको मालूम है, भारत कुछ नहीं बना पाता है, पूरा हम आयात पर, खासकर चाइना से हम पूरा सामान इंपोर्ट कर रहे हैं, छोटी से छोटी वस्तुएं। ज्यादातर जो वस्तुएं हैं भारत में असेंबलिंग जरूर होती है लेकिन निर्माण विनिर्माण तो पूरा चाइना में है। यदि थोड़ा बहुत है भी हिस्सेदारी तो उस अनुरूप में नहीं है जिस अनुरूप में सर्विस सेक्टर है। सब कुछ भारत की अर्थव्यवस्था क्या है, सर्विस सेक्टर पर निर्भर है। तो सवाल यह है कि भारत में इस सेवा क्षेत्र के बूम के कारण क्या है, या रैपिडली ग्रो होने के कारण क्या है? देखो सबसे पहला और बेसिक कारण तो हम क्या बताएंगे, उदारीकरण की नीति। उदारीकरण की नीति, रिफॉर्म, एलपीजी रिफॉर्म कह सकते हैं या ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी कह सकते हैं। देखो 1991 में भारत में क्या है, आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई, और 1991 के बाद 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म को हमने प्रथम पीढ़ी के इकोनॉमिक रिफॉर्म कहा गया। फिर हम द्वितीय पीढ़ी के इकोनॉमिक रिफॉर्म लेके आए, तृतीय पीढ़ी का, चतुर्थ पीढ़ी के इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात करते हैं। ये जितने भी इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए हैं इससे सबसे ज्यादा फायदा क्या है, सर्विस सेक्टर को हुआ है। बैंक, बीमा, पर्यटन, होटल, ये सब क्या है, सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, और इन सभी सर्विस सेक्टरों का बहुत तेजी से विकास होता है। परिवहन, संचार, ये 1991 के बाद हमने जो उदारीकरण, और सिर्फ 1991 के बाद नहीं, ऐसा नहीं कि 91 के बाद से कुछ हुई है, पता है ना, दूसरी पीढ़ी का, तीसरी पीढ़ी का, चौथी पीढ़ी का हमने एफडीआई, बैंक, बीमा, इनके लिए खोला, टूरिज्म की सुविधा बढ़ाई, परिवहन, संचार, सब में एफडीआई की लिमिट खोली, रूल्स एंड रेगुलेशन को बहुत उदार किया, निजी कंपनियों को प्रोत्साहित किया, सरकारी कंपनियों का विनिवेश किया इन सेक्टर के, और धीरे धीरे करके क्या है, भारत का जो सर्विस सेक्टर है, ये बैंकिंग सेक्टर, बीमा सेक्टर, परिवहन, संचार बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। अब परिवहन में सब चीज शामिल है, एयरलाइन, रेलवे, सड़क, रोड, सब कुछ उस पर निर्भर हो। तो ये हम बता रहे हैं कि जो उदारीकरण की नीति है, उस उदारीकरण की नीति का सबसे ज्यादा फायदा किसको मिला है, सेवा क्षेत्र को मिला है। और उदारीकरण की नीति को अपनाने के कारण ही भारत से सेवाओं का निर्यात बढ़ा है। सेवाओं का निर्यात बढ़ा है, इसलिए हम देख रहे हैं ज्यादा एफडीआई भी सेवा में आ रहा है, और सब कुछ सेवा सेक्टर में ही हो रहा है। अब देखो ये आप समझ रहे हो कि उदारीकरण की नीति में ऐसा क्या हुआ कि हमारी सेवाओं के निर्यात में इतनी ज्यादा वृद्धि हो गई। अब उसके कारण है कि भाई जो उदारीकरण की नीति थी, उस उदारीकरण की नीति ने क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन को बिल्कुल लिबरल कर दिया। जैसे वस्तुओं का आयात निर्यात में सुविधा हुई, वैसे ही सेवाओं के आयात निर्यात में भी पूरी दुनिया में सेवाओं का मुक्त आवागमन प्रारंभ हुआ, जिसका सापेक्षिक रूप से फायदा भारत को मिला। अभी आगे समझ जाएगा भारत को इतना फायदा क्यों मिला। तो पहला तो क्या है, औद्योगिक उदारीकरण की नीति। दूसरा हम कारण बताएंगे भारत में सर्विस सेक्टर के तेजी से वृद्धि का,
कि सेवा क्षेत्र में अलगाव। सेवा क्षेत्र में अलगाव, या उसके लिए एक शब्द यूज करते हैं, विच्छिन्नता। विच्छिन्नता। सेवा क्षेत्र में अलगाव, देखो सेवा क्षेत्र में अलगाव से क्या बात करते हैं। देखो जैसे जैसे विकास होता है, या जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट होती है, या जैसे जैसे आपकी अर्थव्यवस्था विकसित होते जाती है, उस अर्थव्यवस्था में क्या है, स्पेशलाइजेशन की मांग बढ़ते जाती है। विशिष्टीकरण, स्पेशलाइजेशन, किसी भी सेक्टर में जैसे जैसे डेवलप होगा स्पेशलाइजेशन की मांग बढ़ते जाएगी, अपने आप स्पेशलाइजेशन होते जाएगा। आज से 50 साल पहले कोई सेक्टर सीमित होता था, एक ही व्यक्ति सब कुछ कर लेता था। जैसे अपन देखते ना कि आदमी बीएससी करता था तो फिजिक्स लेता था, केमिस्ट्री और मैथ्स मिला के बीएससी कर लेता था। एक ही व्यक्ति फिजिक्स भी पढ़ रहा, केमिस्ट्री भी पढ़ रहा और मैथ्स भी पढ़ रहा। अब धीरे धीरे क्या है, स्पेशलाइजेशन हुआ है, तो उन्होंने कहा कि केमिस्ट्री की बहुत सारी शाखाएं निकल गई, इंडस्ट्री केमिस्ट्री अलग हो गया, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का विभाजन तो बहुत पहले हो गया। तो जैसे जैसे विकास होते जाता है विशेषीकरण बढ़ते जाता है। अब मतलब एक व्यक्ति केवल इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री पढ़ के बीएससी कर जा रहा है, वो केवल एक ही शाखा को पढ़ा, उसका स्पेशलाइजेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, आगे जाके स्पेशलाइजेशन और बढ़ते जाएगा। तो देखो ये किसी भी सामान्य क्षेत्र की बात है कि जैसे जैसे विकास होते जाएगा स्पेशलाइजेशन बढ़ते जाएगा। अब इस स्पेशलाइजेशन का फायदा सेवा क्षेत्र को मिलता है। अब देखो विशिष्टीकरण होने से क्या, स्पेशलाइजेशन जब होने लगता है तो होता क्या है कि जो एक काम एक ही जगह पूरा हो जाता था, कि ये एक फैक्ट्री स्थापित की, इस फैक्ट्री में सब चीजों का निर्माण कर दिया गया, एक फैक्ट्री सब बना ले रही है। जैसे एक कार निर्माता कोई कंपनी है, कार निर्माता कोई कंपनी है, तो अपना टायर भी बना रही है, वो स्टील भी बना रही है, सब कुछ बना रही है। लेकिन समय के साथ क्या है, स्पेशलाइजेशन बढ़ते जाता है। तो स्पेशलाइजेशन बढ़ने से होता क्या है कि अब जब कार के अलग अलग कंपोनेंट है, ये अलग अलग जगह, अब ये कार निर्माता है, ये टायर अलग कंपनी से खरीद रहा है, स्टील अलग कंपनी से खरीद रहा है, पेंट अलग कंपनी से खरीद रहा है, और सबसे सब चीज खरीद के कार का निर्माण कर रहा है। तो देखो अब एक कंपनी केवल और केवल टायर बना रही, उसको कुछ नहीं करना जीवन में, तो स्वाभाविक सी बात है ना कि वो ज्यादा फोकस करेगी टायर के रिसर्च की, और अच्छा कैसा टायर बना सके, ग्रिप उसका कम घुसे, स्पेशलाइजेशन बढ़ेगा। तो ये बताना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे विकास होते जाएगा स्पेशलाइजेशन की मात्रा हमको बढ़ते जाती है, और जैसे जैसे स्पेशलाइजेशन की मात्रा बढ़ती है हमको क्या है, काम करने के लिए पेशेवर लोगों की आवश्यकता होती है। पेशेवर लोगों की, पेशेवर लोग मतलब समझ रहे हैं ना, प्रोफेशनल्स की आवश्यकता होती है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन प्रोफेशनल चाहिए। तो देखो यही प्रोफेशनल की मांग बढ़ने से हमको सेवा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। क्या लिखा हमने पॉइंट, सेवा क्षेत्र में अलगाव। सेवा क्षेत्र में अलगाव से मतलब यही है कि देखो ये आप समझ गए, विशिष्टीकरण, और विशिष्टीकरण के कारण लोगों, पेशेवर लोगों की मांग है कि अब एक कोई भी निर्माता है जो अलग अलग जगह से अलग अलग चीजों को आयात करके और फिर असेंबल करके चीजों का निर्माण कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्पेशलाइजेशन बढ़ गया। और ये जो काम हो रहा है ना बाहर से मंगाना, इसको कहते हैं हम आउटसोर्स कराना, आउटसोर्स। अब एक छत के नीचे सब काम नहीं हो सकता, क्योंकि अब स्पेशलाइजेशन बढ़ गया है, प्रोफेशनलिज्म आ चुका है। तो अब क्या है, कोई भी व्यक्ति अपना अधिक से अधिक कार्य आउटसोर्स करा लेता है, बाहर से करा लेता है। इस आउटसोर्सिंग को ही हम कह रहे हैं अलगाव, कि अलग से व्यक्ति सेवाओं को आयात निर्यात करना चालू कर दिया। मतलब सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि आउटसोर्स या आउटसोर्सिंग बढ़ने के कारण सेवा क्षेत्र का विकास तेजी से होता है, और सबसे ज्यादा फायदा भारत को मिलता है। समझ रहे हैं ना कि अब अपना काम वो आउटसोर्स करा ले रही है,
और आउटसोर्स कराने के चक्कर में क्या है, भारत को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। खासकर जैसे आज हम देखते हैं आईटी प्रोफेशनल, सूचना प्रौद्योगिकी प्रोफेशनल, आईटी प्रोफेशनल ने भारत में सापेक्षिक बढ़त हासिल कर ली है। आउटसोर्स कर रहा है भारत पूरा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को। तो दूसरा आप ये पॉइंट बता सकते हो कि सेवा क्षेत्र में अलगाव मतलब क्या है, सेवा क्षेत्र आउटसोर्स करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे सबसे ज्यादा फायदा सेवा क्षेत्र को हुआ। तीसरा कारण हम बताएंगे, मांग पक्ष में बढ़ोतरी। मांग पक्ष में बढ़ोतरी, मांग पक्ष में बढ़ोतरी। देखो, मांग पक्ष में बढ़ोतरी के कारण भी क्या है, भारत में सेवा क्षेत्र बढ़ता है। देखो, बहुत सारी कंपनियां भारत में आके निवेश करती हैं, या भारत में निवेश नहीं भी करती है तो अपना काम भारत से करवाने का काम करती है। और ऐसा क्यों करती है, क्योंकि भारत में मजदूरी सस्ती है। भाई पहले ही बताया कि अमेरिका में प्रति घंटे के हिसाब से फीस ली जाती है, और भारत में तो प्रतिदिन के हिसाब से फीस ले रही है। तो मांग, कंपनियां भारत से चीजों को इंपोर्ट, मतलब भारत में जो चीज सस्ता है वो भारत से, और भारत में मजदूरी सस्ती है तो भारत में उनने मांग करना चालू करी। जब भारत में उस चीज की मांग बढ़ी तो अपने आप से क्या है, सर्विस सेक्टर ग्रो करना चालू कर देता है। चौथा पॉइंट बता सकते हैं, प्रौद्योगिकी परिवर्तन। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रगति। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रगति मैंने ना, भारत ने अपना टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी किया है। हम देख रहे हैं कि आजादी के बाद से हमने हर टेक्नोलॉजी को विकसित अपने यहाँ किया, चाहे परमाणु टेक्नोलॉजी हो, चाहे स्पेस टेक्नोलॉजी हो, चाहे 1990 के आने कंप्यूटर आने के बाद भारत में आईटी से संबंधित कोई टेक्नोलॉजी। देखो ना, भारत में 5G आ गया, मतलब हम बिल्कुल विश्व के कदम से कदम मिला के चल रहे हैं प्रौद्योगिकी में। अमेरिका में 5G चल रहा तो हम भी 5G चला रहे हैं, 6G आने की तैयारी हुई तो हमने भी 6G के काम करना चालू कर दिया। स्पेस टेक्नोलॉजी में आप देख ही रहे, तो हर प्रकार की टेक्नोलॉजी में भारत अग्रणी है, और इस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का फायदा सर्विस सेक्टर को मिला। क्योंकि कोई देश आपसे सर्विस आयात कर रहा है, आपसे मतलब कंसल्टेंसी सेवा ले रहा है, आपका नेट ही नहीं चल रहा तो कैसे हो पाएगा आदान प्रदान। तो उसके लिए जरूरी। पांचवा पॉइंट लिख सकते हैं, जननांकीय लाभांश। जननांकीय लाभांश, जननांकीय लाभांश। जननांकीय लाभांश तो आप सब जानते हो कि भारत की 50% से ज्यादा आबादी युवा है, काम करने योग्य है, पढ़ी लिखी है, शिक्षा का स्तर बढ़ा है, हमारा इंग्लिश एजुकेशन बेस्ड है। तो जननांकीय लाभांश का फायदा सर्विस सेक्टर को मिला। और बता सकते हैं कि फिर क्या है, भारत में मजदूरी कम है। मजदूरी कम है, यही सबसे बड़ा कारण है देखा जाए तो, सस्ती मजदूरी, कम कीमतों पर कुशल मजदूर मिल जाएगा, कंप्यूटर चलाने वाला, हर चीज। और यही कम मजदूरी भारत को पूरी दुनिया में अग्रणी है। देखो, मल्टीनेशनल कंपनी को कोई मतलब नहीं, मल्टीनेशनल कंपनी ये देखती है कि हम अपना प्रोडक्ट बनाएंगे तो वो सस्ता हमको कहाँ से पड़ेगा, हमको अपनी लागत कम करनी है। तो जहां सस्ता मिलता है ना, वो वहां से अपना काम करा लेती है। भारत में सस्ता है। और देखो, ये भी नियम है कि जैसे जैसे आपकी देश की आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, मजदूरी महंगी होते जाएगी। भाई अमेरिका यूरोप में क्यों मजदूरी ज्यादा, क्योंकि वहां पे संपन्नता ज्यादा है। भाई गरीबी ज्यादा रहेगी तो आदमी किसी भी कीमत पे काम करने के लिए तैयार हो जाएगा ना। लेकिन जैसे जैसे आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, गरीबी दूर होगी, आपकी मजदूरी महंगी होती जाएगी। और मजदूरी महंगी होती जाएगी तो जो एमएनसी आपसे काम करा रही है वो आपसे काम कराना बंद कर देगी। वो फिर और देश से चले जाएगी, वो फिर बांग्लादेश से काम कराने लगेगी, वियतनाम से काम कराने लगेगी।
ऐसे देशों और गरीब देशों में चली जाएगी। तो अभी जब तक ये है तब तक तो अपन को ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। बस यही कुछ कारण है, बाकी और कारण भी लिख सकते हैं, साक्षरता और ये सब चीजें, लेकिन बेसिक कारण यही है कि इन कारणों से भारत में सर्विस सेक्टर की एकदम से हमको उछाल देखने को मिलता है। इन नीतियों के कारण ही भारत में तृतीयक क्षेत्र, या ये जो कुछ बेसिक कारण हैं जिन कारणों से भारत में हमको सर्विस सेक्टर में उछाल देखने को मिलता है। देखो, सर्विस सेक्टर में उछाल के कारण तो हमने देख लिए, अब इसमें एक चीज और देखना है कि भारत में सर्विस सेक्टर से संबंधित चुनौतियां क्या, समस्याएं। सेवा क्षेत्र से संबंधित प्रमुख चुनौतियां। कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो भारत में सेवा क्षेत्र को विकसित होने में समस्या पैदा कर सकते हैं। हम इन चुनौतियों को दो हिस्सों में बांटेंगे, आंतरिक चुनौती और बाह्य चुनौती। आंतरिक चुनौती मतलब जो देश के अंदर मौजूद है, और बाह्य चुनौती जो मतलब देश के बाहर मौजूद है। देखो, आंतरिक चुनौती में सबसे पहली चुनौती है खासकर शहरी आधारभूत संरचना की कमी। शहरी आधारभूत संरचना की कमी। शहरी आधारभूत संरचना की कमी, या शहरी आधारभूत, या सीधे कह सकते हैं कि आधारभूत संरचना का अभाव। भाई, आधारभूत संरचना मतलब विशेषकर अब सब चीज आ गए, सिर्फ रोड की बात नहीं हो रही है, जैसे इसका सबसे मेन कंपोनेंट है बिजली। बिजली, अब देखो 24 घंटे बिजली अभी भी भारत के बड़े शहरों में असंभव दिखाई दे रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में तो 24/7 बिजली मिल रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश 24/7 बिजली उपलब्ध नहीं। नोएडा जैसी स्थिति जो उत्तर प्रदेश के अधीन आ रहा है, वहां डेली बिजली की कटौती हो रही है। लोग, और ऐसा नहीं है, भारत में अखिल भारतीय समस्या है बिजली की कटौती। कभी भी लाइट जा सकती, मतलब क्या है ना कि इतना निश्चित नहीं है। भले देखो आपके यहाँ 24/7 बिजली है, लेकिन कभी भी लाइट जा सकती है, 1-2 घंटे लाइट नहीं आएगी तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपनी इंडस्ट्री चला रहा है इस बिजली के दम पे, लाइट चली गई, मतलब विशेषज्ञ तो ये भी कह सकते हैं कि बेंगलोर का सिलिकॉन वैली के रूप में विकास में सबसे बड़ी बाधा है बिजली की कमी, कटौती। कभी भी लाइट चली जाएगी, आपको जनरेटर रखना पड़ेगा, आपकी लागत बढ़ जाएगी, और बिजली बहुत महंगी भी होते जा रही है दिन ब दिन, कॉमर्शियल रेट अलग है। तो बिजली महंगी हो जाएगी, आपकी लागत बढ़ जाएगी, लागत बढ़ जाएगी तो आपकी, फिर आपसे कोई काम कराएगा नहीं। तो ये सबसे पहली कमी तो आपको बताओगे कि भारत में जो है आधारभूत संरचना, विशेषकर क्या है, शहरी आधारभूत संरचना की कमी। दूसरा इसमें चैलेंजेस बताएंगे, कुशल श्रम शक्ति का अभाव। कुशल श्रम शक्ति का अभाव या कुशल श्रमिकों का अभाव। देखो, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, इन दोनों में कुशलता बहुत कम चाहिए। प्राथमिक क्षेत्र एग्रीकल्चर में काम करने के लिए कोई विशेष कुशलता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि काम बहुत सीमित है, आपको मजदूरी करनी है वहां पे, कम कुशलता। यही आप इंडस्ट्री में जाओगे तो थोड़ी कुशलता आपको ज्यादा चाहिए रहेगी, लेकिन वो भी कोई विशेष कुशल। लेकिन सर्विस सेक्टर में काम करने के लिए आपको विशेषज्ञता चाहिए। देखो, पहले ही बताया ना कि सर्विस सेक्टर के विकास का कारण क्या है, स्पेशलाइजेशन। तो इसमें आपको क्या है, विशेष योग्यता चाहिए, और इसमें फिर कमी हो जाती है। क्योंकि देखो, हम अपने जो कुशल श्रमिक ऐसे डेवलप नहीं कर पाए जिनके पास कोई विशेष योग्यता हो।
और सर्विस सेक्टर की तो मांग ही है कि हमको स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो ये भी एक भारत की कमी है कि भारत में कुशल श्रमिकों का अभाव। अब देखो, ऐसा नहीं है कि सर्विस सेक्टर में कुछ क्या है, लो बेस्ड जॉब भी होते हैं या फिर कम कुशलता वाले, खासकर बीपीओ आउटसोर्स वाले कम कुशलता, बीपीओ सेक्टर आता है। लेकिन इसमें समस्या क्या है कि कम कुशलता वाले जॉबों में काम की दशाएं बहुत खराब है। काम की दशाएं बहुत खराब है। जहां पे जिस सर्विस सेक्टर में कुशलता की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, वहां पे क्या है, काम की दशाएं बहुत खराब है। बीपीओ सेक्टर खासकर कि टेली मार्केटिंग करवा रहे हैं आपसे। भाई बीपीओ कंपनी क्या है, एक आपने कंपनी खोली, उसमें 50 लोगों को 50 कंप्यूटर पे बैठा दिया गया, फोन कॉल करवाना है उन लोगों को। अब स्वाभाविक सी बात है कि आप फोन कॉल कर रहे हो किसी व्यक्ति के साथ, क्रेडिट कार्ड ले लो, लोन ले लो, तो इसके लिए कोई विशेष योग्यता की आवश्यकता नहीं है। या आपने किसी कंपनी के कस्टमर केयर का आपने ठेका ले लिया है कि जो भी शिकायत करेगा उसको हम लिख लेंगे और आगे कंपनी को ट्रांसफर कर, इसके लिए किसी विशेष योग्यता की जरूरत नहीं है। लेकिन इसमें फिर आदमी गाली सुनता है बैठ के। आप किसी को जबरन फोन लगाओगे कि सर क्रेडिट कार्ड ले लो, तो आदमी चिल्लाएगा ही ना कि बार बार फोन मत लगाना। बहुत दिक्कत है। तो इसमें काम की दशा, एक तो क्या है, ये जो पूरा बीपीओ सेक्टर क्या है, यूएसए और यूरोप, और यहाँ पर टाइमिंग का पूरा नाइट में काम होता है। बीपीओ सेक्टर पूरा रात में चलता है, रात में काम करेगा, दिन में घर सोएगा। फिर काम की शिफ्ट का 12-12 घंटे, 14-14 घंटे आपको कुर्सी पे बिठा के रखा है, तब जाके आपको 20-25 हजार रुपए पेमेंट कर रहा है। तो जो लो बेस्ड जॉब है खासकर बीपीओ, उसमें काम की दशाएं बहुत खराब हैं। और जहां पे विशेषज्ञता है तो हमारे पास क्या है, विशेषज्ञता की कमी है। फिर इसमें हम तीसरा पॉइंट लिख सकते हैं, ये तीसरा पॉइंट अभी वर्तमान के संदर्भ में है कि वर्तमान विश्व में संरक्षणवादी नीतियों का विकास। इसको अच्छा अपन वैश्विक में लिख लेंगे, क्योंकि बाह्य में इसको अपन लिखेंगे वैश्विक चुनौतियों में। इसके अंतर्गत अपन ये लिख सकते हैं कि जो इसको इस रूप में लिख सकते हैं, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार एवं नौकरशाही की लाल फीताशाही। देखो, भ्रष्टाचार और नौकरशाही की लाल फीताशाही में ये है कि खासकर ये पर्यटन सेक्टर से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। पर्यटन क्षेत्र, हम देख रहे हैं कि भारत में हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। विदेशी पर्यटकों को यहाँ लूट लिया जा रहा है विभिन्न माध्यम से। मतलब वो लूट नहीं कि बंदूक दिखा के लूट लिया, सिस्टमेटिक तरीके से लूट लिया। उनको क्या मालूम कि कितना फीस लगती है, कितना चार्ज लगता है। 20 की जगह 200 ले लिए, 200 की जगह 2000 ले लिए और 2000 की जगह 20,000 ले लिए। फिर वो जब बाद में उसको पता चलता है तो फिर वो नेगेटिव रिव्यू देता है, उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। भाई उसका सामान खो गया ट्रेन से, कहाँ रिपोर्ट लिखाओगे, कौन सुनने वाला है कि आपका सामान ढूंढेगा, मोबाइल गुम गया, ऐसा वैसा। तो ये चीज है ना, ये हमारे सर्विस सेक्टर खासकर पर्यटन क्षेत्र को बहुत नेगेटिव रूप में प्रभावित करती है। दूसरा एक और कारण हम बता सकते हैं, जिसको कह सकते हैं पृथककृत क्षेत्र विकास। सेवा क्षेत्र को पृथककृत क्षेत्र विकास। पृथककृत क्षेत्र विकास मतलब कहना क्या चाह रहा है कि देखो, जो आपका प्राथमिक क्षेत्र है और जो आपका द्वितीयक क्षेत्र है, यदि यह प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र विकसित होता है तो तृतीयक क्षेत्र अपने आप विकसित होता है। क्योंकि प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र के विकास के कारण सेवा सेक्टर की मांग अपने आप बढ़ती है।
तो यदि सरकार प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र का विकास करेगी तो तृतीयक क्षेत्र के विकास करने की कोई जरूरत नहीं, अपने आप डेवलप। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, केवल सरकार उन्होंने कहा कि तृतीयक क्षेत्र के विकास पर फोकस दो। तृतीयक क्षेत्र के विकास के संदर्भ में अलग से पॉलिसी, अलग से ये विकसित नहीं हो सकता, इसकी सीमाएं हैं, अलग से इसके विकास की सीमाएं। यदि ये दो विकसित होगा तो ये अपने आप बहुत तेजी से विकसित होगा। तो हमको एक इसमें कमी क्या दिखाई दे रही है कि ये पृथक क्षेत्र के रूप में सरकार इसको विकास कर रही है। और एक और अभी अपन ने बताया था कि रोजगार, भारत का सबसे बड़ा रोजगार पहले बताया क्या है कि कितने 34% रोजगार, कुल रोजगार में 34% की हिस्सेदारी, जबकि वैश्विक कितना है 50%। जबकि जीवीए में हमारा क्या 54% की हिस्सेदारी है। तो कायदे से भारत में भी हम ज्यादा की उम्मीद नहीं कर रहे, लेकिन वैश्विक एवरेज के अनुपात में तो रोजगार मिलना चाहिए। और इसी का कारण है कि हम एक शब्द यूज करते हैं, रोजगार विहीन समृद्धि। समृद्धि तो है सर्विस सेक्टर में, लेकिन रोजगार नहीं। केवल 34% रोजगार दे रहा है, जबकि 50% तो एवरेज है। 60% हिस्सेदारी होनी चाहिए सर्विस सेक्टर की रोजगार में, वो नहीं दे पा रहा। तो ये भी एक चुनौती है कि हमारा सर्विस सेक्टर उस विकसित तो होता है, लेकिन उस अनुपात में रोजगार का सृजन नहीं कर रहा है। और ये हाल तब है जब एआई अभी विकास की अवस्था में है, क्योंकि तो एआई बीपीओ सेक्टर को तो पूरा खत्म कर देगा। टेली मार्केटिंग आज देखते हैं ना, आप किसी के कस्टमर केयर को फोन लगाते हैं तो आदमी नहीं उठाता, क्या वहां पे सबने एक एक चैटबॉट बिठा के रखा है, एआई सब जॉब खा जाएगा। तो अभी तो जब ये स्थिति है कि एआई प्राथमिक स्तर पर है और धीरे धीरे, बहुत टाइम नहीं लगेगा, आने वाले 2, 4, 5, 6 सालों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत तेजी से विकसित हो रही है। तो वैसे ही तो इसमें देखो अभी रोजगार है, ये एआई और रोजगारों को खा जाएगा। तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक बड़ी चुनौती। आप खुद देख रहे हैं ना, चैटबॉट, कस्टमर केयर में एक व्यक्ति को रोजगार मिलता था, अब कंपनी ने क्या है, चैटबॉट खरीद लिया। अब किसी भी कंपनी को फोन लगाओ कस्टमर केयर पे, आदमी बहुत कम है कि फोन उठाए। कौन उठाएगा, एक कंप्यूटर है, उसको उन्होंने चैटबॉट नाम दिया है, आप उससे बात करो, एक दबाओ, 2 दबाओ, 3 दबाओ, समस्या क्या है दिखाओ, बात खत्म, खत्म रोजगार आपका। तो सर्विस सेक्टर के ऐसे रोजगार तो धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और ये एआई तो फिर आप जान ही रहे हो कि अलग टाइप की समस्या है, कि वो केवल अभी तक तो ऐसा था कि अकुशल श्रमिकों का, ये कुशल श्रमिकों का रोजगार खा जाएगा। लीगल कंसल्टेंसी, लीगल सलाह लेनी है, तो लीगल सलाह वकील से अच्छा एआई बेस्ड एक सॉफ्टवेयर दे पाएगा, उसमें पूरी धाराएं फिट है, आपको बस उसको समझना और संबंधित समस्या का समाधान दे देगा कि ऐसा ऐसा करो। ये डॉक्टर के हाल होने, ये टीचर के हाल होने, सबका यही हाल होना है। ठीक है, तो देखो ये आप आंतरिक कारकों में बता सकते हो। अब देखते हैं कुछ बाह्य कारक हैं जो हमारे भारत में सर्विस सेक्टर के विकास में चुनौती दे रहा है। इसमें सबसे पहला कारण है संरक्षणवादी नीतियां। संरक्षणवादी नीतियां, संरक्षणवादी नीतियां, देखो खासकर मंदी की स्थिति में, कोविड के बाद जो वैश्वीकरण की नीतियां हैं वो बहुत सारे देशों ने पलट दी है। और किसकी बात करने लगे हैं, संरक्षणवाद की। मतलब क्या है, अपने देश के उद्योगों को संरक्षण देना है। बाहर से उन्होंने कहा, जैसे यूएस, उन्होंने कहा कि जो कंपनी अपना काम आउटसोर्स करा रही है भारत जैसे देशों से, उनको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा या उनको ये छूट नहीं मिलेगी। तो वो कंपनी क्या करेगी, जो काम वो भारत से आउटसोर्स करा रही थी अब उसको अमेरिका में ही कराएगी। तो भारत का तो रोजगार गया। इसको कहते हैं संरक्षणवादी नीतियां। तो संरक्षणवादी नीतियों के कारण क्या है, सेवाओं के निर्यात में गिरावट आई है वैश्विक स्तर पर। भाई अब यूएस कह रही है ना कि तुम अपना काम यदि बाहर से आउटसोर्स करा रहे हो तो तुमको ये छूट नहीं मिलेगी। यदि ये छूट चाहिए तो जो काम तुम बाहर से आउटसोर्स करा रहे हो उसको अमेरिका में ही कहीं किसी फर्म से कराओ। तो इन्हीं को कहते हैं संरक्षणवादी नीतियां। और ये संरक्षणवादी नीतियां भारत के सर्विस सेक्टर के विकास में सबसे बड़ी बाधा है। दूसरा है इसमें
अब सर्विस सेक्टर में भारत को वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, चीन, वियतनाम, मलेशिया, ब्राजील। देखो, भारत के सेवा क्षेत्र के विकास का सबसे बड़ा कारण था कि भारत में अंग्रेजी बोलने वाले ज्यादा लोग थे, और खासकर जैसे बीपीओ सेक्टर अंग्रेजी। क्योंकि देखो, यूरोप अमेरिका को कोई काम कराना है तो वो अपने भाई, अमेरिका में यदि कोई कस्टमर केयर पे कॉल करेगा तो अंग्रेजी में बात करेगा, तो जाएगा ना कि उसका कस्टमर केयर उसकी भाषा को समझे और वो कस्टमर केयर की भाषा को समझे। तो 1991 में जब वैश्वीकरण की नीति का अपनाया तो पूरी दुनिया के मुकाबले भारत को, क्योंकि देखो पूरी दुनिया में जैसे चीन, तो चीन में उनकी भाषा बोली जाएगी, वियतनाम में उनकी भाषा बोली जाएगी। भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर अपनी भाषा को छोड़कर अंग्रेजी भाषा को इतनी लोकप्रियता है। उसके बाद अलग कारण है, लेकिन उसका फायदा भारत को मिला और भारत ने एकदम से अग्रणीयता हासिल कर ली। अब ये चीज क्या है, इन देशों को समझ आ रही, तो ये भी अब क्या है, अपने यहाँ पे इन कार्यक्रमों को आयोजित कर रहे हैं। तो अब भारत से इनको चुनौती मिलना चालू हो गई है और बहुत सारा बीपीओ वर्क है खासकर, वो कहाँ है, इन देशों में शिफ्ट होने लगा है। तो ये भी है, एक तो देखो संरक्षणवादी नीतियों के कारण अलग समस्या थी, और दूसरा क्या है, ये वैश्विक प्रतिस्पर्धा का सामना हमको और करना पड़ रहा है। इस वैश्विक प्रतिस्पर्धा के कारण ही हम जिसको कहना चाहिए कि सेवाओं के हमारे निर्यात में कमी देखने को मिलेगी। ठीक है, बस यही आप चुनौतियों के रूप में लिख सकते हो, आंतरिक और बाह्य। बाह्य में केवल दो चुनौतियां बताना, इन दो चुनौतियों के द्वारा ही भारत का सर्विस सेक्टर है वो चैलेंजेस का सामना करना है। कुछ आंतरिक चुनौतियां हैं, आंतरिक चुनौतियों और बाह्य चुनौतियों के कारण भारत का जो सेवा क्षेत्र है वो चुनौतियों का सामना करना उसको पड़ रहा है। अब देखो, इसमें हमको अंतिम रूप से क्या देखना है कि भारत में सेवा क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने कौन कौन सी पॉलिसी अपनाई है। ठीक है ना। अब देखो, यदि हम पर्टिकुलर योजना की बात करें तो योजना अलग अलग है, और पर्टिकुलर यदि नीति की बात करें, देखो नीति, पॉलिसीज कि सरकार ने सेवा क्षेत्र के विकास में कौन कौन सी पॉलिसीज को अपनाया, भारत की पॉलिसीज क्या क्या है। तो देखो, हम ये चीज तो समझ रहे हैं कि भारत सरकार ने एफडीआई, विदेशी निवेश के लिए बहुत सारे सेक्टरों को ओपन कर दिया, बैंक, बीमा, पर्यटन, हेल्थ, एजुकेशन, सब। पहले किसी में 26% बढ़ाया, 26 से 49 बढ़ाया, 49 से 75, और अब तो कई क्षेत्रों में 100% तक। तो ये भारत सरकार की एक पॉलिसी है कि सेवा क्षेत्र को विकसित करने, मतलब अब अलग अलग सेक्टर में अलग अलग है। जैसे बीमा में पहले 49 थी, 49 से बढ़ा के बीमा में वर्तमान में कितना कर दिया है, 75%। तो ऐसे सभी क्षेत्रों में अलग अलग उनने किया है। फिर दूरसंचार नीति, दूरसंचार नीति, दूरसंचार नीति में भारत सरकार ब्रॉडबैंड ना, कि 2024 तक भारत के प्रत्येक गांव में ब्रॉडबैंड की स्थापना कर दी जाएगी। तो ये क्या है, जैसे जैसे संचार का विकास होगा वो वैसे वैसे सेवा क्षेत्र का विकास अपने आप हो जाएगा। फिर भारत सरकार ने एक सेवा पोर्टल चलाया है, सेवा पोर्टल। ये सेवा पोर्टल क्या है, ये विभिन्न प्रकार की सेवाओं के लिए एकल खिड़की प्रदान करता है, एकल
खिड़की प्रदान करता है विभिन्न प्रकार की सेवाओं की उपलब्धता के लिए। सरकार ई बीज परियोजना, ई बीज इंडस्ट्रीज में भी अपन ने देखा था कि ऑनलाइन सभी चीजों को उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने ई बीज परियोजना चालू करी है। आधारभूत संरचना के विकास के लिए स्मार्ट सिटी, अटल अमृत प्रोजेक्ट, छोटे शहरों के लिए अमृत मिशन, छोटे शहरों में आधारभूत संरचना का विकास कर रहा है ना, तो स्मार्ट सिटी और अटल मिशन दोनों ही, अटल मिशन या अमृत मिशन कुछ भी कह लो, छोटे शहरों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए। और बता सकते हैं जीएसटी, पर्यटन की विभिन्न टाइप की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही, पर्यटन की सुविधाओं का विकास। ठीक है ना, अलग अलग मध्य प्रदेश सरकार भी चलती है, भारत सरकार की भी चल रही है, हेरिटेज होटल, भारत दर्शन, स्वदेश दर्शन, स्टे होम, आदिवासी इलाकों में रुकना, ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही। ये कुछ नीति आपसे पूछे तो ऐसी बातों को बता देना, लेकिन आपसे पूछे योजनाएं कौन कौन सी चला रही है सेवा क्षेत्र के संदर्भ में, तब आपको थोड़ा सा अलग अलग बताना पड़ेगा। तो देखो, जहां तक योजनाओं का संबंध है, सेवा क्षेत्र के लिए सरकार ऐसी कोई विशेष योजना नहीं है, जैसे हम मेक इन इंडिया टाइप देखें कि द्वितीय क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने मेक इन इंडिया चालू कर दी। अब जैसे अब भी बताया कि स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन योजना ये क्या है? ये भारत में पर्यटन के विकास के लिए एक पर्यटन पर्स की घोषणा की गई। तो देखो, ये पर्यटन के लिए भी है और यही सर्विस सेक्टर के विकास के लिए भी स्वदेश दर्शन योजना है। फिर आप बता सकते हो कि राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति, ये 2018 में आई थी और ये भी सर्विस सेक्टर के लिए थी, क्योंकि देखो संचार, कम्युनिकेशन 2018 में आई थी और इसमें बोला गया था कि 2022 तक 40 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। 2022 तक 40 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे, 40 लाख नए रोजगार सृजित किए जाएंगे। बाकी तो इसमें कोई विशेष योजना है नहीं अपने काम की जो नहीं है। ठीक है ना, तो देखो सर्विस सेक्टर में केवल आपको इतना याद रखना है, अर्थव्यवस्था में योगदान, भूमिका और उसकी चुनौतियां, चुनौतियां मेन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, तो ये सर्विस सेक्टर अपना कंप्लीट होता है। आगे कल देखो।